Assalamualaikum. My name is Shoaib Ahmad and you are watching my YouTube channel. In this video, I will be talking about the reasons why an organization has to manage health and safety. The three main reasons why an organization has to manage health and safety are moral reason, financial reason and legal reason. First of all, I will be talking about the moral reason. The moral reason relates to the moral duty that one person has to another. Many people are killed, injured, or made sick by their work. This harm is morally unacceptable, and society as a whole demand that people are safe while at work. जब कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो a huge amount of pain and suffering is experienced by people who simply go to work to earn a living. When health and safety is not managed properly, people can get killed or get injured or suffer terrible diseases that have a massive impact not only on them but also on their dependents, their families, their friends, their colleagues. This suffering is morally unacceptable. Therefore, employers have a moral responsibility to provide healthy and safe working conditions. In simple terms, the moral reason can be summarized as that it is the right thing to do. ये वर्कर्स का फंडामेंटल राइट है कि जिस कंडीशन के अंदर वो अर्निंग कमाने के लिए घर से निकले सेम कंडीशन के अंदर वो घर वापस हो. सोसाइटी एक्सपेक्ट दिस सोसाइटल एक्सपेक्टेशन हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू लीगल स्टैंडर्ड. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल रीजंस. Whenever any accident takes place, there will be direct cost and there will be indirect cost. There will be direct cost and there will be indirect cost. Direct cost is the measurable cost that arise directly from the accident, whereas indirect cost cannot be measured easily. Indirect costs arise as a consequence of the event. Accidents can significantly affect the financial resources of an organization and in some cases can put an organization out of the business. Direct cost की कुछ examples ये हैं कि workers की sick pay, कुछ जो damages हुए जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो हो सकता है. इसी तरीके से जो आपका लॉस प्रोडक्शन टाइम है उसको आप मेजर कर सकते हैं. ये सारी एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट कॉस्ट की. इनडायरेक्ट कॉस्ट की सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई टीम के अंदर कोई वर्कर वो जान से चले जाता है या सीवियरली वो इंजर्ड हो जाता है, तो जाहिर सी बात है मोरल ऑफ द टीम विल गो डाउन. जिस शख्स के साथ कोई हादसा होता है तो हो सकता है कि वो उसका बहुत एक्सपीरियंस हो, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का वो एक्सपीरियंस हो और अब वो जो इंजरी की वजह से वो अपना काम परफॉर्म ना करता हो. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आप दोबारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो जो उस शख्स का एक्सपीरियंस था, जो उसकी स्किल्स थी, जो उसकी नॉलेज थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएंगी क्योंकि इन तमाम चीज़ों को दोबारा से नए लोगों के अंदर आपको इनकलकेट करना पड़ेगा. कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि जब कभी भी एक्सीडेंट होगा तो हमने इंश्योरेंस कराई हुई है. लेट मी टेल यू दिस थिंग, ऑल लॉसेस कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट. बहुत सारी चीज़ों की आप इंश्योरेंस करा सकते हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते. मिसाल के तौर पे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी किसी एक्सीडेंट की वजह से हिट करती है तो जाहिर सी बात है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो आपका प्रॉफिट आने वाला था, जो आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले थे, जो आपकी सेल्स बढ़ सकती थी, उस एक्सीडेंट की वजह से वो सेल्स आपकी वो डाउनफॉल का शिकार हो गए, तो इसकी कोई भी इंश्योरेंस नहीं करेगा. सम लॉसेज आर अनइंश्योरेबल बाय देयर वेरी नेचर. आमतौर पे जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है तो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग लिए जाते हैं और वो इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो जाहिर सी बात है, आप सोचने की बात है कि अगर एक्सीडेंट होता ही नहीं तो उन तमाम लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता. इसका मतलब ये है कि उनका काम किसी प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल हो सकता था. जब वो लोग वो एक अनप्रोडक्टिव तो नहीं कहूँगा लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं जो अगर एक्सीडेंट ना होता तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व ना होते, वो है आपकी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन. तीसरा रीज़न ये होता है कि जो आपके सिस्टम को रेगुलेट करता है वो होती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड. किसी भी मुल्क का आपको पाबंद बनाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज़ को
सारे के सारे वर्किंग कंडीशंस ऐसी देनी है जिसकी वजह से उनके साथ जो है किसी भी किस्म का हादसा ना हो। एंड इफ यू फेल टू कंप्लाई विद दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके अगेंस्ट जो है वो एनफोर्समेंट एक्शन जो है गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से हो सकता है। तो ये बुनियादी तौर पे 3 तरह के जो है मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले होता है उसका मोरल रीज़न। मोरल रीज़न का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई शख्स जो है दूसरे के लिए जो है वो फ़ील करता है कि यार ये शख्स जो है वो कमाने के गर्ज से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आया था। ये जो है वर्क प्लेस जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाने की नीयत से आया था। ये डिज़र्व नहीं करता था ये एक्सीडेंट। जिस कंडीशन के अंदर वो आया था, ये फंडामेंटल राइट है कि उसी कंडीशन के अंदर उसको वापस जाना चाहिए था। और सोसाइटी इस चीज़ को एक्सपेक्ट करती है, वर्कर्स इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही आपकी जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है, ये कन्वर्ट होती है आपकी लीगल स्टैंडर्ड के अंदर। फिर उसी से ड्राइव होते हैं आपके लीगल स्टैंडर्ड्स। लीगल स्टैंडर्ड्स भी इसलिए बनाए जाते हैं कि ये एम्प्लॉयर ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वर्कर्स को कंड्यूसिव एंड सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करें। कोई भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी उनकी वर्क प्लेस के अंदर ऐसे हैजर्ड्स मौजूद ना हो। हैजर्ड कहते हैं एनीथिंग दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज यू हार्म। और अगर वो हैजर्ड्स मौजूद भी हैं तो वो ऑपरेशनली कंट्रोल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है यू कैन नॉट एलिमिनेट हैजर्ड, तो एक हायरार्की होती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है एलिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आइडेंटिफाई एनी हैजर्ड, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टू एलिमिनेट दैट हैजर्ड। क्या आप उस हैजर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं? हैजर्ड की अभी हमने तारीफ समझी कि एनीथिंग दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज यू हार्म। Once you have identified that hazard, is it possible to eradicate that hazard? This should be your number one priority. If this is not possible, तो आपको आना चाहिए नेक्स्ट लेवल पे। उसके बाद आती है चीज़ आपकी सब्सटीट्यूशन की। क्या ये जो हैजर्ड मैंने विटनेस किया है, मैं इसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? सब्सटीट्यूशन कहते हैं कि एक हाई रिस्क हैजर्ड मौजूद है, उसको आप जो है वो कंपैरेटिवली लो रिस्क से आप सब्सटीट्यूट करें। इज इट पॉसिबल? अगर ये पॉसिबल है तो उसको सब्सटीट्यूट कर दें, अगर नहीं तो नेक्स्ट आइटम आता है आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल। क्या उस हैजर्ड के ऊपर आप जो है कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से उस हैजर्ड की जो है वो जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो उसका लेवल कम आ सकता है। अगर ये चीज़ भी नहीं कर सकते, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो आपके एसओपीज़ होता है, जो आपके एसओपीज़ होते हैं, वर्किंग मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, आप ट्रेनिंग लोगों को देते हैं, ठीक है? लोगों को इस चीज़ से अवेयर कराते हैं कि दीज आर हैजर्ड्स जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता तो लास्ट आपके पास आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके लोग जो हैं इस हैजर्ड से, आप सबसे पहले चेक करेंगे एलिमिनेशन पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, इंजीनियरिंग कंट्रोल पॉसिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पॉसिबल है। अगर इनमें से कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती और ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो फिर आप आ जाते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे। हमेशा याद रखिएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शंस होते हैं। लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपके नंबर 3 के जो प्रेफर्ड ऑप्शंस होते हैं वो सबसे पहले होता है एलिमिनेशन, देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन, फिर आपके पास आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। यानी कि सबसे पहले व्हेन एवर यू विटनेस एनी हैजर्ड, तो सबसे पहले आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए या तो उस चीज़ को एलिमिनेट किया जा सके, या फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकते, या फिर उसको जो है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल उसके ऊपर लगाया जा सके। अगर ये 3 पॉसिबल ना हो देन यू कैन गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।